हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में आई गेस मैंने फ्री एक्सपांशन वाला पार्ट किया था। फ्री एक्सपांशन पे हम लोग रुके थे, तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन था 0, वो पार्ट हो चुका था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो जो रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम वर्क के बारे में। तो मैक्सिमम वर्क क्या होता है वो देखते हैं, मैक्सिमम वर्क का कंडीशन क्या होता है वो देखते हैं। उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम लोग एक टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है, तो उसका एक चैनल मतलब उसका एक ग्रुप खोलने वाले। तो आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका नाम जो रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का, नॉर्मली प्रोफेसर विवेक सिंह ही रहेगा, बट तो भी मैं बता दूंगा, मैं आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उसके इसके बारे में, नाम के बारे में। तो आपको क्या करना है, ऐप स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पे टेलीग्राम में आपको वो ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये जो ग्रुप खोलने का मकसद क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको जो नोटिफिकेशन है इस लेक्चर्स की वो लेट आती है। मतलब मैं लेक्चर डालता हूँ शायद से रात को 11 बजे वगैरह, तो उनको सुबह शायद से वो लिंक आती, मतलब नोटिफिकेशन आती है, तो उनसे मिस हो जाता है कभी कभी कि मतलब वीडियो लेक्चर आया हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पे मैं मेरे नोट्स मतलब जो भी पीडीएफ्स रहेंगे वो वहाँ पे अपलोड किया करूँगा। प्लस मैं मेरे जो भी डाउट्स रहेंगे बच्चों के वो भी वहाँ पे अपलोड किया करूँगा। प्लस मैं लिंक भी वहाँ पे अपलोड किया करूँगा। तो इन शॉर्ट में अगर लिंक वहाँ पे भेजता हूँ तो सारे बच्चों को साइमल्टेनियसली पहुँच जाएगी। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, बाद में वीडियो को ही करेंगे। और इस चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे उसमें से 58% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने नॉर्मली सारे वीडियोस का मैंने एनालिटिक्स चेक किया, तो 58% कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब करे नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए वीडियो के बारे में जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की वीडियोस, थर्मोडायनेमिक्स के वीडियोस में डालता हूँ। प्लस केमिस्ट्री के जो नॉर्मल वीडियोस रहते हैं वो निशी मैम जो मेरे साथ जो कलीग है वो डालते हैं। और प्लस मैं खुद फिजिक्स के वीडियोस डालते हैं। तो वो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क क्या होता है मुझे बताओ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये मेरा फॉर्मूला हो चुका था, बराबर है। अभी मुझे बताओ, चेंज इन वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम, ये तो मैं चेंज इन वॉल्यूम, एक पिस्टन सिलेंडर रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मेरा चेंज इन वॉल्यूम जो भी होने वाला है वो फिक्स होने वाला है। तो क्या चेंज कर सकता हूँ, अगर वर्क डन को मेरे को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल को। तो मुझे बताओ, अगर अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा। क्लियर है क्या। पी एक्सटर्नल अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा, मैं अगर केस देखता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर को अटैच किया मैंने पिस्टन के साथ, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है। अभी पी एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, बराबर है। अभी अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, ये है, इसको बोलते हैं ऑपोजिंग फोर्स। ये जो बाहर का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिंग फोर्स। अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। अभी मुझे बताओ, सराउंडिंग काम कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ये पी एक्सटर्नल बढ़ने की वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, मतलब सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम के ऊपर। अभी मुझे बताओ, अंदर सिस्टम में गैस है तो गैस इंटरनली कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको बोलेंगे पी। इंटरनली प्रेशर अप्लाई कर रहा है पी। मुझे बताओ, इसको बोलते हैं क्या, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ड्राइविंग फोर्स को। जैसे पी एक्सटर्नल बोलता है, देता है अपने को ऑपोजिंग फोर्स, वैसे ये जो देता है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अभी मुझे बताओ, अगर सिस्टम को सराउंडिंग के ऊपर काम करने का रहेगा, सिस्टम को सराउंडिंग के ऊपर काम करने का रहेगा, मतलब अंदर का जो पी रहेगा वो बढ़ना पड़ेगा, बराबर है। पी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पी एक्सटर्नल बढ़ेगा मतलब ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर अ सिस्टम टू डू वर्क ऑन अ सराउंडिंग, देखो ना, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा तो पी एक्सटर्नल ज़्यादा रहेगा और पी अंदर का कम रहेगा। मतलब
कंप्रेशन होगा, तभी बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है। अभी अगर ऐसे हो रहा है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, पी एक्सटर्नल कम है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। मुझे बताओ अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ रहा है, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ रहा है। अगर ऑपोजिंग फोर्स बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए, अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, हम लोग ये स्टडी करने वाले कि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होने के लिए अगर पी एक्सटर्नल का बात करता हूँ तो पी एक्सटर्नल अगर बढ़ रहा है तो एक्सपांशन होने के लिए पी भी क्या होना पड़ेगा, पी को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर पी को बढ़ना पड़ेगा तो मुझे बताओ पी एक्सटर्नल देगा क्या, ऑपोजिंग फोर्स को। ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ड्राइविंग फोर्स। क्यों ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा, अगर ऑपोजिंग फोर्स बढ़ा और ड्राइविंग फोर्स कम हुआ तो सराउंडिंग का जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और इंटरनल प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके वजह से क्या हो सकता है, ये कंप्रेशन हो सकता है। अपने को कंप्रेशन नहीं चाहिए, अपने को अभी के लिए फिलहाल के लिए क्या चाहिए, एक्सपांशन चाहिए। एक्सपांशन मतलब कौन वर्क करेगा, सिस्टम करेगा किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो मुझे बताओ पी एक्सटर्नल अगर बढ़ेगा तो ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा, जो वर्क करेगा वो बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग फोर्स बढ़ा, इन शॉर्ट क्या बढ़ गया, वर्क डन बढ़ गया। क्लियर है क्या मैं क्या बता रहा हूं, तो वर्क डन बढ़ेगा कैसे, पी एक्सटर्नल बढ़ाने से। पी एक्सटर्नल बढ़ने से क्या बढ़ता है, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ता है। अगर ऑपोजिंग फोर्स बढ़ता है तो वर्क डन बाय और ड्राइविंग फोर्स विल बी इंक्रीज, और ड्राइविंग फोर्स विल बी इंक्रीज देन द वर्क डन विल ऑल्सो बी इंक्रीज। तो ऐसे ये एनालॉजी है वर्क डन, पी एक्सटर्नल, ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स का। समझ में आ रहा है। अभी मुझे बताओ सपोज अगर मैं बात करता हूँ फ्री एक्सपांशन की। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, फ्री एक्सपांशन में पी एक्सटर्नल कितना होता है, जीरो, क्योंकि ये वैक्यूम का कंडीशन है, बराबर है। मुझे बताओ अगर ये वैक्यूम का कंडीशन है तो अंदर कुछ काम करेगा क्या, नहीं। लास्ट लेक्चर में अपन ने किया है, जो वर्क डन इन अ वैक्यूम और वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन कितना होता है, जीरो। ये पार्ट मुझे पता है। तो मुझे बताओ कि स्लोली अगर फ्री एक्सपांशन के केस को हटा दिया और पी एक्सटर्नल को बढ़ा दिया, पी एक्सटर्नल बढ़ाएगा ऑपोजिंग फोर्स को, तो ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। फ्री एक्सपांशन के केस पे कितना ऑपोजिंग फोर्स था, जीरो था, तो ड्राइविंग फोर्स भी कितना आ गया, जीरो, तो वर्क डन भी कितना आ गया था, जीरो। अभी क्या होगा, स्लोली क्या होगा, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो क्या, ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा, तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑन दिस सराउंडिंग अगेंस्ट द ऑपोजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड। क्लियर है क्या, मैं वापस रिपीट करता हूं, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ये क्लियर है सबको। मुझे बताओ वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी लिखने के बाद क्या बढ़ना चाहिए, डेल्टा वी तो कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ना चाहिए, पी एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़नी चाहिए। पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर बढ़ती है मतलब बाहर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है, ऐसे में पकड़ रहा हूं। बट मुझे हम लोगों को स्टडी करना है क्या, एक्सपांशन, ना कि कंप्रेशन। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, अंदर का प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे होगा कंप्रेशन। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, बाहर का प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे होगा एक्सपांशन। हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं एक्सपांशन के बारे में। मुझे बताओ पी एक्सटर्नल अगर बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, अगर बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगी ऑपोजिंग फोर्स। बाहर के ऑपोजिंग फोर्स मतलब यहां से अपोज कर रही है, पिस्टन को अपोज कर रहा है मूवमेंट के लिए। अंदर जो है वो गैस का प्रेशर है, वो इंटरनल प्रेशर है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ड्राइविंग फोर्स को। अगर ऑपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अगर वो बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा। और ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, ड्राइविंग फोर्स देता है वर्क डन, ड्राइविंग फोर्स देता है वर्क डन अगेंस्ट द ऑपोजिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द ऑपोजिंग फोर्स, या फिर वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्लियर है पक्का, ये क्या बता रहा हूं। आगे मुझे बताओ अगर ऑपोजिंग फोर्स मैक्सिमम रीच करेगा, ऑपोजिंग फोर्स मैक्सिमम रीच करेगा तो ड्राइविंग फोर्स भी मैक्सिमम रीच करेगा। क्योंकि देखो ना, हम लोगों को क्या चाहिए, कंप्रेशन चाहिए, हम लोग को एक्सपांशन चाहिए क्या, नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, कंप्रेशन चाहिए क्या, नहीं। तो ये अगर बढ़ रहा है ऑपोजिंग फोर्स तो ड्राइविंग फोर्स भी क्या आएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिंग फोर्स, व्हेन द ऑपोजिंग फोर्स रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, ड्राइविंग फोर्स विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, हेंस द वर्क डन विल ऑल्सो बी मैक्सिमम। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अभी मेरे को बताओ सपोज पी एक्सटर्नल, हम लोग अभी एक्सपांशन की बात करें, एक्सपांशन की। अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा, अगर पी एक्सटर्नल बढ़ेगा, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा पी से, मतलब केस डिस्कस कर रहा हूं, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा पी से। ए पी एक्सटर्नल जब बढ़ता है पी से तभी क्या होगा, अरे मेरे को बताओ, पी एक्सटर्नल जब बढ़ेगा पी से इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स होगा। अभी एक्सपांशन हो रहा था, पी एक्सटर्नल बढ़ गया पी से, तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा नीचे का प्रेशर कम, मतलब क्या होगा, अभी प्रोसेस रिवर्स होगा।
प्रोसेस अगर रिवर्स होगा मतलब प्रोसेस क्या होगा, एक्सपांशन से प्रोसेस बन जाएगा कंप्रेशन। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक्सपांशन से कंप्रेशन पे लेके नहीं जाना है, हम लोग एक्सपांशन की ही बात करें इसमें। तो मुझे बताओ, एक्सपांशन की बात करें तो कंप्रेशन पे जा नहीं सकते, मतलब प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना है। प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना है इसका मतलब क्या है मेरे को बताओ। पी एक्सटर्नल अगर बढ़ेगा पी से, इसका मतलब ऑपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा, किससे, ड्राइविंग फोर्स से। देखो ना, अगर हम लोग कंप्रेशन की बात करते तो अपोजिंग फोर्स जो बाहर से अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा रहेगा और अंदर का ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, अपोजिंग फोर्स विल बी ग्रेटर। हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग को बात करना है किसका, एक्सपांशन का। अगर एक्सपांशन का बात कर रहे हैं तो ये केस आएगा क्या, नहीं। अगर ये केस आता है पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन व्हाट, ड्राइविंग फोर्स। अभी मुझे बताओ, अगर हम लोग एक्सपांशन की बात करेंगे तो ये केस कभी आएगा क्या, नहीं। अगर ये केस कभी नहीं आएगा मतलब ऑपोजिंग फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू, विल नॉट बी ग्रेटर देन क्या, ड्राइविंग फोर्स। जो ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही है वो कभी कभी ड्राइविंग फोर्स से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर है क्या। ये जो होता है, ये बोलता है, ये जो होता है कंडीशन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। मैं बताता हूँ वापिस, ऑपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स, इट शुड बी मैक्सिमम, मतलब ये बड़ा हो सकता है। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बराबर है। ऑपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अगर मैं बोल रहा हूँ 2 न्यूटन है तो ऑपोजिंग फोर्स 2 न्यूटन से कम होना चाहिए। मतलब क्या, 1.9999 चलेगा। क्यूमल में जितना ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा उतना ही ड्राइविंग फोर्स बढ़ने वाला है। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपांशन की, तो हमेशा ड्राइविंग फोर्स बढ़ा रहेगा। सपोज मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान दो, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरी ऑपोजिंग फोर्स 1.2 न्यूटन है, कितना है, 1.2 न्यूटन है। ये 1.2 न्यूटन अप्लाई होगा तो ड्राइविंग फोर्स भी कितना होगा, ड्राइविंग फोर्स भी 1.21 रहेगा। थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स बड़ा है, क्योंकि एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये एक्सपांशन की तरफ जाएगा। ये मुझे बताओ, एक्सपांशन की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इधर तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग ऑपोजिंग फोर्स को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो ड्राइविंग फोर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स के कम होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने देखो 2 न्यूटन से थोड़ा कम, 1.99, मतलब जितना करीब जाएगा उतना अच्छा है। ऑपोजिंग फोर्स जितना करीब जाएगा उतना अच्छा है। अगर जितना करीब जाएगा उतना अच्छा है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि बाहर का जो प्रेशर है उसको पी एक्सटर्नल लिखा, अंदर का प्रेशर अगर मेरा पी लिखा, तो अंदर का प्रेशर जो ऑपोजिंग फोर्स के वजह से इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं, ये कंडीशन कभी नहीं आएगा। ये कंडीशन किसका है, कंप्रेशन का। ये कंडीशन कभी नहीं आना चाहिए हम लोग के केस में। तो मैं मुझे बताओ, पी माइनस पी एक्सटर्नल, पी अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, पी एक्सटर्नल कम है, इज इक्वल टू डेल्टा पी, बराबर है। बट ये डेल्टा पी जो होने वाला है वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों मालूम है, मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान दो, वापिस में एक बार चीज रिपीट कर दो, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिंग फोर्स मतलब क्या, पी एक्सटर्नल। अंदर का फोर्स मतलब अंदर का फोर्स जो रहेगा वो रहेगा ड्राइविंग फोर्स, मतलब पी इंटरनल। मैं बात कर रहा हूं एक्सपांशन की, ना कि कंप्रेशन की। इसका मतलब अंदर का प्रेशर, अंदर का फोर्स वो ज्यादा होना चाहिए। अभी ध्यान दो, मैं जितना अपोज करेगा उतना मैं ड्राइव भी करेगा। अगर मैं अपोज करेगा 1.2 तो ड्राइव कितना करेगा, 1.21, बराबर है। अगर मैं अपोज करेगा 1.99 तो ड्राइव कितना करेगा, 2। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ गैस का अंदर का प्रेशर तीन तीन अगर गैस का अंदर का प्रेशर 3 बार है, या फिर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 3 न्यूटन, ऐसे एग्ज्यूम करो 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना अप्लाई कर रहे हैं, 3 न्यूटन। अभी मेरा जो ऑपोजिंग फोर्स होगा वो मैक्सिमम रीच करना चाहिए। मतलब क्या, अगर ड्राइविंग फोर्स मेरा 3 न्यूटन है तो ऑपोजिंग फोर्स कितना होना चाहिए, ऑपोजिंग फोर्स होना चाहिए 2.99999 न्यूटन। मतलब जितना मैक्सिमम करीब जाएगा उतना चलेगा। बट वो इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो ये पिस्टन उधर ही रुकेगा। अगर पिस्टन उधर ही रुकेगा तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क होगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा है क्या। अगर ऑपोजिंग फोर्स बढ़ गया 2.99 से लेके 3.1 हो गया, अगर 3.1 हो गया मतलब ऊपर का प्रेशर, ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर, अंदर का फोर्स कम है, मतलब ये पिस्टन नीचे जाएगा। मतलब क्या होगा, कंप्रेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या। पहले ये लिखते हैं, बाद में उसकी फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं कि फॉर्मूला क्या लिखना है, वो उसके ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। तो लिखो, सबसे पहले डायग्राम निकालो, ये वाला डायग्राम निकालो, ये नीचे का मत लिखो, पहले डायग्राम निकालो। डायग्राम निकाला, लिखो, एज वी नो दैट वर्क डन, वर्क डन, work done, that is pressure volume type of work, that is pressure volume type of work
is given by work done equals to minus P external into delta V. Work done equals to minus P external into delta V. हो गया. As we know that delta V, that is change in volume, as we know that delta V, that is change in volume, if kept constant, work done depends upon value of P external. Work done depends upon the value of P external. हो गया. P external will provide, P external क्या provide करेगा? Opposing force. P external will provide opposing force. P external will provide opposing force. As the value of P external increases, work done increases. As the value of P external increases, work done increases. Hence, we can say that larger will be the opposing force, more will be the work done. Larger will be the opposing force, more will be the work done. By the system to overcome it. सिस्टम करेगा ना. देखो यहाँ पे सराउंडिंग कर रहा है काम. अभी कौन करेगा? ये सिस्टम. वर्क कौन करेगा? सिस्टम. क्योंकि बाहर का प्रेशर थोड़ा कम है अंदर के प्रेशर से, तो ये एक्सपांशन होगा, तो अंदर का सिस्टम वर्क करेगा. बाय द सिस्टम टू ओवरकम इट. लिखा. यहां तक हो गया. आगे इधर तक हो गया. आगे लिखो. ऑपोजिंग फोर्स इंक्रीज विल कॉज increase in the driving force, which eventually increases the work done by the system on the surrounding. हो गया. Now if we consider the case of free expansion, that is work done in vacuum, we know that P external equal to 0. Therefore work done equal to कितना? 0. हो गया. As the value of opposing force increases, more and more work is needed by the कौन करेगा? opposing force बढ़ेगा तो कौन वर्क करेगा? system. by the system to overcome this opposition. देखो ना, ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए कौन काम करेगा? सिस्टम. बाय द सिस्टम टू ओवरकम द ऑपोजिशन. हो गया. अभी मेरे को बताओ, ऑपोजिंग फोर्स मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा तो क्या बढ़ेगा? पी एक्सटर्नल अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब बढ़ेगा, तो मेरे को जो ड्राइविंग फोर्स लगने वाली है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी. तो कौन काम करेगा? सिस्टम काम करेगा. किसके ऊपर? वर्क डन. तो वो भी क्या रहेगा? मैक्सिमम. अगर ये मैक्सिमम को रीच करेगा तो ये कंडीशन भी किसको रीच करेगा? मैक्सिमम को रीच करेगा. तो लिखो, व्हेन द ऑपोजिंग फोर्स रीचेज द मैक्सिमम, द सिस्टम परफॉर्म्स द मैक्सिमम वर्क. व्हेन द ऑपोजिंग फोर्स रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, द सिस्टम परफॉर्म्स द मैक्सिमम वर्क. हो गया. ओके. If we consider a case in which P external is greater than P, in such case process gets reverse. As in the above case we were discussing about expansion, as in the above case we were discussing about expansion. But due to this P external greater than P, there will be a compression. हो गया. Okay. For the expansion type of work, opposing force cannot be greater than. देखो ना, ये बाहर का फोर्स कभी बड़ा नहीं होगा ड्राइविंग फोर्स से. opposing force cannot be greater than driving force. But it should attain, मतलब कौन? opposing force. ऐसे लिखो, but opposing force should attain its maximum value. Which is infinitesimally small than the driving force.
opposing force should attain the maximum value which is infinitesimally smaller than the driving force. लिखा? ओके ये जो गैप होने वाला है दोनों में वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिंग फोर्स छोटी होगी, एकदम छोटी ले ली, तो ड्राइविंग फोर्स उसके अगेंस्ट जो काम करना है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा. वैसे नहीं केस चलेगा. अपने को केस क्या चाहिए, मैक्सिमम वर्क का. मैक्सिमम वर्क कभी होगा जब पी एक्सटर्नल बढ़ेगा. पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अपोजिंग फोर्स. बट अपोजिंग फोर्स कभी ऐसे पॉइंट पे रीच नहीं करना चाहिए जो ड्राइविंग फोर्स से बड़ा होगा. वैसे नहीं होगा. अगर वैसे होता है तो ये कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क रहेगा, ना कि एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क. क्लियर है क्या? आगे लिखो. लेट कैपिटल पी बी द फोर्स अप्लाइड बी द pressure of the gas. Let capital P be the pressure of the gas and P external be the pressure applied by the atmosphere. Pressure applied by the atmosphere which will further provide opposing force. Okay. Pressure of the gas differ the external pressure by delta P. Pressure of the gas differ the external pressure by delta P. तो ये लिखो P minus P external equal to delta P. लिखा? बराबर है. मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P external into delta V. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P external, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, ये इधर आ गया तो होगा P माइनस डेल्टा P. तो P external का फॉर्मूला क्या है, P माइनस डेल्टा P. तो वर्क डन का फॉर्मूला था मेरा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और P एक्सटर्नल का फॉर्मूला था क्या, P माइनस डेल्टा P. अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो माइनस P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V. क्लियर है? ये वर्क डन का फॉर्मूला है. ये वर्क डन कौन सा वर्क डन रहेगा, ये रहेगा मैक्सिमम वर्क डन. क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क डन. अभी मुझे बताओ, ध्यान दो, पहले ये कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो. कॉपी किया आपने, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो, ये फटाफट कॉपी कर लो इतना वाला. तो ये कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ. अभी मुझे बताओ कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू ये वाले पार्ट, बराबर है. मुझे बताओ ये नेगेटिव वैल्यू अगर जीरो होगी, अगर ये नेगेटिव वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा पी जीरो रहेगा. डेल्टा पी जीरो का मतलब पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल होगा. अगर पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल होगा तो कौन सा केस आएगा, इसमें उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम. अपने को इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, पी एक्सटर्नल और पी के बीच में गैप होना चाहिए. अभी मैंने क्या बोला, ये पी ए माइनस डेल्टा पी है, तो माइनस मतलब क्या, वो इस वैल्यू को कम कर रहा है. माइनस मतलब वैल्यू को देखो, जैसे डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू और कम होती जाएगी. अगर इसको मैं बोलूँगा पी को 10 है और डेल्टा पी को मैंने 2 लिख लिया, तो 10 माइनस 2 कितना होगा, 8. अगर डेल्टा पी की वैल्यू और बढ़ गई, 3 हो गया, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. तो ये वैल्यू कम हो रही है. तो जैसे डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ेगी, पी माइनस डेल्टा पी की वैल्यू कम हो गई. बट जैसे डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी, तो पी माइनस डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी. क्लियर है क्या? डेल्टा पी क्या लिखा है मैंने, पी माइनस डेल्टा पी लिखा, बराबर है. मुझे बताओ डेल्टा पी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पी माइनस डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, घटेगी. क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो ना, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, ये आता है 8, ये आता है 7. तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो कम हो गया. देखो ना, अगर ये वैल्यू बढ़ गई, तो सब्ट्रैक्शन जो किया मैंने वो क्या हो गया, कम हो गया. अभी मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी क्या होना चाहिए, छोटा होते जाना चाहिए. बट वो जीरो नहीं कर सकते. तुम लोग बोले कि इसे छोटा करना है तो जीरो ही कर दो ना. अगर डेल्टा पी को मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ पे केस क्या आएगा, डेल्टा पी अगर जीरो हो गया तो ये चला गया, तो माइनस पी एक्सटर्नल उधर रहेगा. इसका मतलब क्या है, पी और पी एक्सटर्नल क्या हो गया, इक्वल हो गया. मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल. मेरे को बताओ पिस्टन मूव करेगा क्या, पिस्टन मूव करेगा नहीं. पिस्टन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, मेरा वर्क डन का मेन क्राइटेरिया क्या, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो. क्लियर है पक्का मैं क्या बता रहा हूँ. तो लिखो वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन, ये पहले लिखा पूरा. वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट. That is we can say that P external should be infinitesimally small. P external should be infinitesimally small than P for work to be maximum. डेल्टा P छोटा होना चाहिए, तो P external एकदम छोटा सा कम होना चाहिए. ये डेल्टा P अगर छोटा रहेगा तो P external P में ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है. तो infinitesimally small
infinitesimally small than p for work to be maximum, फॉर वर्क टू बी मैक्सिमम। अभी मेरे को बताओ, ये छोटा सा गैप होने वाला है, ये छोटा सा गैप, छोटे से गैप वाला जो कंडीशन रहता है, वो कंडीशन में हम लोग इक्विलिब्रियम के पास में पहुंच रहे हैं। देखो ना, मैंने क्या बोला था, ये डेल्टा पी अगर जीरो होता है तो डेल्टा पी जीरो होगा तो पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल होगा, पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैं इक्विलिब्रियम को अप्रोच करा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा नहीं, बट इक्विलिब्रियम को मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। तो हम लोग थियोरेटिकली क्या बोलते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम को पहुंच रहे। अगर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है, छोटा सा डेल्टा पी इधर का उधर हो गया, मतलब डेल्टा पी को अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, कम होगा। डेल्टा पी को थोड़ा सा कम कर दिया तो क्या होगा, देखो डेल्टा पी को थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब दोनों के बीच में गैप क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। अगर डेल्टा पी पॉजिटिव में रहेगा तो प्रोसेस, ये दोनों के बीच में गैप पी माइनस डेल्टा पी अगर पॉजिटिव होगा तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर कम, एक्सपांशन। अगर पी माइनस डेल्टा पी अगर नेगेटिव रहेगा, मतलब बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, अंदर का प्रेशर क्या हो, कम, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, कंप्रेशन। तो मुझे बताओ, ये डेल्टा पी जो रहने वाला है वो इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल होगा, और इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। मतलब हम लोग किस कंडीशन के पास पहुंच रहे, हम लोग पहुंच रहे रिवर्सिबल कंडीशन के पास। रिवर्सिबल कंडीशन पहुंचे नहीं है, बट रिवर्सिबल कंडीशन को पहुंच रहे, मतलब जस्ट हम लोग वहां पे पहुंचने वाले। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो डेल्टा पी का गैप है वो छोटा सा है। अगर पी एक्सटर्नल थोड़ा भी बढ़ा दिया ना, पी एक्सटर्नल थोड़ा भी बढ़ा दिया ना तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। पी एक्सटर्नल थोड़ा सा भी छोटा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो लिखो, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्स, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्स, therefore the maximum work is obtained from the change, therefore the maximum work is obtained from the change which is thermodynamically reversible, which is thermodynamically reversible। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, वहां पे ब्रैकेट में लिखो, since delta p is very small, since delta p is very small, delta p is very small, delta p is very small, the process can be reversed at any condition, at any point, the process can be reversed at any point, hence there lies an equilibrium between p external and p। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, बट हम लोग थियोरेटिकली कंसीडर कर रहे हैं, ये किसको अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू व्हाट, रिवर्सिबल कंडीशन। एक्चुअल में नहीं अटेंड करेगा, ये टेंड करेगा किसके कंडीशन के पास, रिवर्सिबल कंडीशन पास। समझ में आ रहा है पक्का, ध्यान दो। अभी कि मैंने क्या बात किया, पी एक्सटर्नल का बात किया, डेल्टा पी का बात किया, पी का बात किया, उसके बाद रिवर्सिबल कंडीशन का बात किया। तो मैंने लास्ट में क्या बोला, द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंज विच इज थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल। सबको क्लियर है मैंने क्या बात किया अभी। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डेल्टा पी क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्मॉल। सबको क्लियर है यहाँ पे। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा, हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या किया है, तो वर्क डन का, मैक्सिमम वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, हम लोग वर्क एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क निकालेंगे, कौन सा, रिवर्सिबल। देखो ये प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस में रिवर्सिबल कंडीशन नहीं पहुंच रहा है। सुनो और एक चीज़ मैं बताऊंगा, सब लोग ध्यान दो। जब गैस एक्सपांड होगा, जब गैस एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। गैस एक्सपांड हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, अंदर का प्रेशर, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे ना। तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, पी एक्सटर्नल तो उतना ही है बट पी कम हो रहा है। मैंने क्या बोला था, अभी के कंडीशन के लिए पी बड़ा होना चाहिए, पी एक्सटर्नल कम होना चाहिए। बट जैसे ही वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो पी, जो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं तो प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अगर प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, देन पी एक्सटर्नल तो उतना ही है, तो ये गैप और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है। अगर एक कंडीशन रीच करेगा जहाँ पे, एक कंडीशन रीच करेगा जहाँ पे अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर पी एक्सटर्नल के इक्वल होगा, जब ये कंडीशन रीच करेगा तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और हम लोग याद रहेगा, हम लोग ने बोला था फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस देयर शुड बी अ इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट। For a reversible process there should be a equilibrium at each point, and that condition should be a non spontaneous, not a spontaneous, non spontaneous process। और उस प्रोसेस का नाम था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? तो रिवर्सिबल कंडीशन पे रीच करने का कगार पे है, वो पहुंचा नहीं है बट रीच करने के कगार पे। तो हम लोग प्रैक्टिकली बोलेंगे कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो रीच नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा, थियोरेटिकली हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल कंडीशन की केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? ये होने के बाद हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ध्यान दो, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। मैं पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ले रहा हूं। देखो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिए, टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, आगे का डायग्राम जो भी रहेगा तो उसमें से ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अंदर का प्रेशर रहेगा पी ए, बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, पी एक्सटर्नल है। तो मुझे बताओ डेल्टा पी जो होगा वो होता है पी माइनस पी एक्सटर्नल। ये कैसे पी एक्सटर्नल प्रोवाइड करेगा मैं बाहर मास अप्लाई करूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर मैं एटमोस्फियर का बात करो तो एटमोस्फियर क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करता है, तो उससे फर्क नहीं गिरेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर एक मास से 6 मासेस अलग अलग रख रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन मैक्सिमम वर्क की है। मैक्सिमम वर्क की कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिवर्स। रिवर्स होने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। तो मैं सारे के सारे मास को उठा दूंगा तो ये पिस्टन डायरेक्टली ऊपर जाएगा। वो कंडीशन को रीच नहीं करना है मेरे को, जो मासेस है वो स्लोली स्लोली उठाना है। अभी क्या रहेगा उनमें, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, गैस के नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे n, टेम्परेचर रहेगा T, टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्या हुआ, आइसो थर्मल प्रोसेस, बराबर है। n मेरा हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और T रहेगा मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी ध्यान दो, अगर मैं एक मास को हटाता हूं, बराबर है, एक मास को अगर हटाऊंगा तो मेरा पिस्टन स्लोली ऊपर जाएगा। दूसरे मास को हटा दिया तो पिस्टन और स्लोली ऊपर जाएगा। बट अगर मैं सारे मासेस को हटाता हूं ये, तो पिस्टन इनिशियल वॉल्यूम जो था V1, वो था इनिशियल वॉल्यूम, वो कहाँ पे पहुंचेगा, V2 मतलब क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम। ये मुझे बताओ V1 से लेके V2 तक अगर पहुंच रहा है, वो फटक से पहुंच रहा है। मुझे क्या चाहिए रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। मतलब इसका मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। तो मैं सारे मासेस को एक साथ नहीं उठाऊंगा, मैं स्लोली स्लोली मासेस को उठाऊंगा। अगर मैं स्लोली स्लोली मासेस को उठाऊंगा तो जो चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम जो रहने वाला है वो स्लोली स्लोली बढ़ेगा, स्लोली स्लोली बढ़ेगा। और जो प्रेशर का गैप रहेगा दोनों के बीच में, प्रेशर देखो ना, अगर मैं मुझे बताओ एक मास उठा रहा हूं, मतलब यहाँ पे ऐसे 6 मासेस है, तो एक मास को उठा रहा हूं, इसका मतलब पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो रहा है, बराबर है। पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हो रहा है मतलब पी क्या हो रहा है, पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक्सपांशन हुआ। और एक मास निकाल दिया, वापस क्या हुआ, पी एक्सटर्नल थोड़ा और छोटा हो गया, वापस पी क्या हो गया, पी एक्सटर्नल से बड़ा हो रहा है। तो पी को, अंदर के पी को कुछ नहीं कर रहे, अंदर का पी तो उलट कम होने वाला है। क्यों मालूम है, गैस क्या होगी, गैस एक्सपांड होगी। गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो पी क्या होगा, कम होगा। ये तो होने वाला है। बट हम लोग का अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बट ये लोड के वजह से ना क्या हो रहा है, पी एक्सटर्नल ज़्यादा दिख रहा है, बट लोड स्लोली स्लोली निकालूंगा तो पी एक्सटर्नल छोटा होते जाएगा। अगर पी एक्सटर्नल छोटा होगा एज कम्पेयर टू पी, मतलब कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेस होगा, ये एक्सपांशन टाइप ऑफ प्रोसेस होगा, बराबर है। ये मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता क्योंकि प्रोसेस को मेरे को रिवर्स करने का। तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस को स्लो कर दूंगा। अगर प्रोसेस को स्लो करूंगा तो मैं छोटा सा एक मास को उठा दिया, अगर छोटे से एक मास को उठा के दिया तो मुझे बताओ ये पी माइनस पी एक्सटर्नल जो रहेगा, पी माइनस पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल को लिखा था मैंने क्या, पी माइनस डेल्टा पी। तो ये डेल्टा पी जो था वो क्या बनेगा, डी पी, क्योंकि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, छोटा। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा पी जो होना चाहिए वो छोटा। देखो नहीं, स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल लिखा था, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एज कंपेयर टू पी, ऐसे लिखा था, बराबर है। तो ये छोटा डेल्टा पी को मैं लिखूंगा डीपी से, क्योंकि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल जो छोटा रहता है वो डी लिखते हैं हम लोग उसको। अगर मेरे को बताओ चेंज इन प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से डीपी से डिफर कर रहा है, तो वॉल्यूम चेंज वो V1 से V2 रहेगा कि डीवी रहेगा, वॉल्यूम रहेगा डीवी। क्लियर है क्या? तो अगर मेरे वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं, मेरा फॉर्मूला था पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी था।
अगर ये वर्क डन पूरा था पूरा, तो अगर छोटा वर्क डन रहेगा, इसको कैसे लिखूंगा, पी एक्सटर्नल को क्या लिखता हूं, पी एक्सटर्नल को लिखता हूं पी माइनस डेल्टा पी की जगह पे डीपी, तो आएगा माइनस पी माइनस, एक सेकेंड ना, माइनस पी माइनस डीपी, डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखूंगा डीवी, बराबर ना, डेल्टा डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखूंगा डीवी, पी एक्सटर्नल की जगह पे क्या लिखा पी माइनस डेल्टा पी आना चाहिए था, बट मैंने क्या बोला, वर्क मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा पी क्या होना चाहिए छोटा, डेल्टा पी छोटा मतलब डीपी बन गया। अभी मुझे बताओ माइनस पी अंदर गया तो डीवी माइनस माइनस प्लस डीपी इंटू डीवी, बराबर है। ए मुझे एक चीज़ बताओ, डीपी छोटा है, डीवी भी छोटा है, तो डीपी इंटू डीवी क्या रहेगा और छोटा होगा, तो डीपी इंटू डीवी छोटा होने के वजह से हम लोग क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट। क्लियर है क्या, अगर डीपी इंटू डीवी को नेग्लेक्ट कर दिया तो डी वर्क डन छोटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, होगा माइनस पी डीवी। क्लियर है सबको यहाँ पे। आइडल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, आइडल गैस इक्वेशन बोलता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो उसका मतलब P का फॉर्मूला क्या रहेगा एन आर टी अपॉन वी। अगर ये टर्म यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या आएगा डी वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस बोलो एन आर टी अपॉन वी डी वी। मुझे बताओ थोड़े देर के बाद पिस्टन पहले इनिशियल वॉल्यूम पे V1 पे था, फाइनल वॉल्यूम पे V2 था, छोटा सा चेंज हो रहा है तो वर्क डन छोटा मिल गया। अगर मेरे को बड़ा वर्क डन निकालना है मतलब टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेटिंग अब वो इक्वेशन तो आएगा डी डब्ल्यू डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एन आर टी वी डी वी, यहाँ पे माइनस एन आर टी, क्यों एन तो कांस्टेंट है आर तो कांस्टेंट, और मैंने क्या बोला आइसोथर्मल कंडीशन, तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा डीवी अपॉन वी। एक चीज याद रखना, हमेशा कैलकुलस में जब भी इंटीग्रेट करते तभी जो लॉग का वैल्यू आने वाला है, लॉग जो आने वाला है वो लॉग टू द बेस ई होता है हमेशा, लॉग टू द बेस ई इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं इसको नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग अगर जब रहेगा, नेचुरल लॉग अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको लिखते एल एन, उसको लिखते एल एन। तो यहाँ पे क्या आएगा ए फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है V2, तो यहाँ पे का माइनस एन आर टी एल एन वी, वी इक्वल्स टू V1 से लेके V इक्वल्स टू क्या V2। अगर ये फॉर्मूला पुट करूंगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा माइनस एन आर टी लॉग, लॉग ने एल एन V2 माइनस एल एन V1। ओके, पहले यहाँ तक लिखते हैं बाद में आगे का कॉपी करेंगे, पहले यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद आगे का कॉपी करेंगे, समझे, 2-3 स्टेप ही बचा है वो बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ तक लिखते हैं। समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है मन में सुनो, पहले क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ना 4 डायग्राम दिए, 4 मतलब वो मासिस निकाला वाला डायग्राम है, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने वो वाला डायग्राम निकाला नहीं, तो आपको टेक्स्ट बुक में से वो डायग्राम कॉपी करना है एज इट इज। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ, लिखो कंसिडर अ गैस ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स, कंसिडर अ गैस ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स having pressure capital P, having pressure capital P is kept inside a piston cylinder arrangement, is kept inside a piston cylinder arrangement। हो गया। externally some load is applied, load is placed on the piston, externally some load is placed on the piston, therefore the atmospheric pressure plus the pressure applied by the load will give P external, हो गया। the temperature of the gas inside the piston cylinder is constant, that is the condition is isothermal, हो गया। okay, in order to carry out expansion type of work, that is work done by the driving force on the opposing force against the opposing force, we need to remove
the mass, we need to remove the mass which is placed on the piston, we need to remove the mass which is placed on the piston. If the initial volume of the gas is V1, if the initial volume of the gas is V1, the mass is removed in such a manner that the final volume is V2. The final volume is V2. Since we have to attain a reversible condition, this condition should be a slow process. Hence we remove the mass one by one. That is when we remove the mass, the P external decreases by infinitesimally small amount. P external decreases by infinitesimally small amount. that is इसका मतलब क्या है, P एक्सटर्नल छोटा है P से, कितने से, डेल्टा P, बट ये डेल्टा P क्या होगा, dP होगा, क्योंकि छोटा है एकदम, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल. दैट इज P एक्सटर्नल इज लेस देन pressure of the gas, that is P, by infinitesimally small amount. Hence delta P equals to dP. लिखा, delta P is equals to dP. P external equals to P minus delta P लिखा, P external equals to P minus delta P. तो उसकी जगह पे और एक लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, P external, ध्यान दो यहाँ पे, P minus dP, ये वाला एक लिखो. ओके लिखा. At every change in the pressure, by dP, that is infinitesimally small amount, there will be increase in the volume by dV. As the volume increases, the pressure of the gas decreases, and a point is reached where P external will be equal to P. That condition is called as equilibrium condition. हो गया. पहले ये कॉपी कर लो, वर्क डन वाला ये वाला पार्ट कॉपी कर लो. किया कॉपी, एज इट इज कॉपी करना है. हो गया. लिखो, as we know that dP and dV are infinitesimally small, we neglect dP into dV. हो गया. उसके बाद पूरा एज इट इज आपको कॉपी करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन. क्लियर है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है. क्लियर है, पूरा एज इट इज छापो. आपने कॉपी कर लिया रहेगा, मैंने आई होप आपने कॉपी किया रहेगा. मुझे बताओ, हाँ और एक चीज़ है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वो भी लिखना है. यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन, यहाँ पे लिखो आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए तो बाहर आ गया वो इंटीग्रेशन के. तो मुझे बताओ, लॉग ऑफ ln मतलब लॉग टू द बेस ई ए माइनस लॉग टू द बेस ई बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई. तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln V2 अपॉन V1. क्लियर है. अभी ध्यान दो, हम लोग कैलकुलस में निकालते तो वो होते हैं नेचुरल लॉग. अगर हम लोग नॉर्मली अगर लॉग निकालेंगे तो वो लॉग टू द बेस 10 होगा. मतलब जो कैलकुलेशन में करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स में करेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन में लॉग टू द बेस 10 करते. तो हमेशा याद रखो, ln को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर इसको कन्वर्ट करने का तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा -2.303 nRT. ln कन्वर्ट होगा लॉग V2 बाई V1. लॉग कुछ दिया नहीं, टू द बेस क्या लेंगे 10. ln मतलब नेचुरल लॉग. सुनो, अभी ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ना, कन्वर्जन ये सिलेबस में नहीं है. कन्वर्जन वाला पार्ट का लिंक है ना, जो यूट्यूब का लिंक रहेगा एक्सप्लेनेशन का, मैं दे दूंगा, वो वहाँ से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये समझ में आ गया, मैंने ln को कन्वर्ट किया लॉग.
क्योंकि लॉग टेबल में जो भी लॉग रहते हैं वो टू द बेस 10 होते हैं, ना कि टू द बेस ई रहता है। तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, अगर नहीं समझा तो मुझे पूछ लो, मैं आपको ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि एलएन जो था वो कैलकुलस का पार्ट था, इंटीग्रेशन का पार्ट था, बट जैसे मैं मैथमेटिक्स में आया, मेरे को सॉल्व करने का पार्ट है, तो वो केस में आ गया लॉग में आया। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया, 2.303। अभी मुझे बताओ बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बराबर है। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या आएगा, P1 अपॉन P2, इधर V2 बाई V1 दिया है, बराबर है। तो दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, -2.303 इंटू NRT। मैं एक मिनट बराबर से लिखता जरा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बराबर है। तो V2 बाय V1 इक्वल टू P1 बाय P2। वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे -2.303 NRT लॉग V2 बाय V1 के बदले आएगा P1 बाय P2। क्लियर है। ये किसका कंडीशन है, ये मैक्सिमम वर्क का कंडीशन है। या फिर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा मतलब दोनों के बीच में का गैप जो रहेगा वो क्या रहेगा, डेल्टा पी, वो बनेगा डीपी। और जब भी डीपी बनता तो ये मैक्सिमम वर्क का कंडीशन होता है। तो हमेशा याद रखो जो मैक्सिमम वर्क का कंडीशन रहेगा वो कौन सा कंडीशन रहेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसो या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस बोला तो भी चलेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये एज इट इज आपको कॉपी करना है, उसके बाद नोट लिखो, उसके बाद नोट लिखो, वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम when the process is reversible, work done is maximum when the process is reversible, hence the above formula is used, hence the above formula is used for maximum work or reversible process work, for maximum work और reversible process work। हो गया, एज इट इज कॉपी कर लिया आपने, टेक्स्ट बुक का डायग्राम निकालना मत भूलना, एज इट इज ये लिख लिया। क्लियर है। ये दो फॉर्मूला यूज होने वाले अपने को, ये दो फॉर्मूला, एलएन वाला पार्ट नहीं यूज करेंगे, ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। Hello students, so I'm recording this audio to explain the thing कि लास्ट वाला जो पार्ट था, मतलब न्यूमेरिकल मैंने दो डिस्कस किए थे, तो वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि वो न्यूमेरिकल का जो दो न्यूमेरिकल थे और दो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला था, बट दो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर चुका था मैं वहाँ पे, बट बहुत शायद से मुझे लग रहा है कि स्टोरेज के कम होने की वजह से तो वो लास्ट का पार्ट अपलोड मतलब रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो व्हाट आई डू, आज का जो पार्ट है वो मैक्सिमम वक्त तक ही हम लोग ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व एग्जांपल 4.3, 4.4 नहीं 4.4, 4.5, 4.6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, जो कि जो 6th या 5th या 6th लेक्चर रहेगा शायद से, वो उसमें मैं डिस्कस कर दूँगा। तो आज का पार्ट मैं यहाँ पे ही रुका था। मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया दो न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में लेने वाला था, बट एक्चुअली क्या हुआ कि आई गेस स्टोरेज की वजह से वो वीडियो शूट ही नहीं हुआ है। तो अभी वापस मुझे वो अलग से शूट करके ये करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी एडिटिंग करने के लिए ले लिया है। तो मैंने वो वाला पार्ट ये कर रहा हूँ, मैं वो वाला पार्ट कट कर रहा हूँ, मतलब जो आधा पार्ट शूट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4.4 आधा ही शूट हुआ, आधा उसके बाद शूट हुआ ही नहीं वो। तो व्हाट आई डू कि मैक्सिमम वर्क तक, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क तक रुका देंगे, जो हम लोग ने नोट्स निकाले वहाँ तक रुका देंगे, और उसका अगला वाला पार्ट जो रहेगा वो मैं 4.2, 4.3, 4.4, 4.4, 4.4, 4.5 और 4.6 न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। प्लस और एक चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को यहाँ तक मतलब देखो, पूरा बराबर से देखो, एक्सप्रेशन तक ऑफ वर्क ही किया है मैंने, न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किया है। प्लीज़ न्यूमेरिकल पे मत जाना, मैं स्टार्टिंग में बोला है कि मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला था, बट न्यूमेरिकल वीडियो शूट हुआ ही नहीं, वो 4.4 आधा ही हुआ है, इसलिए मैंने एक्चुअली 4.4, 4.5 दोनों भी डिस्कस किए थे, बट आधा शूट होने की वजह से फिर मैं वापस में शूट करने नहीं जा रहा हूँ। दूसरा मुझे ऑसिलेशन का लेक्चर भी शूट करना है, इसलिए मैंने आधा ही रख रहा हूँ मैं उस चीज़ को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 4.4 के आगे वाला। तो वीडियो को यहाँ तक देखा रहेगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।